इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर अदीस अबाबा से है, जहां इथोपिया में स्थित इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित राजकीय यात्रा को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल अब्राहम ने बताया कि स्कूल में पूरी तरह भारतीय पाठ्यक्रम और किताबों का पालन किया जा रहा है। इस वर्ष स्कूल को सीबीएसई से मान्यता भी मिल गई है। उन्होंने कहा कि इथोपिया के अधिकांश माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर बेहद गंभीर हैं और भारतीय शिक्षा प्रणाली पर वो भरोसा जताते हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा से छात्रों और शिक्षकों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। Started about 20 years ago, and we have been following actually Indian curriculum. The textbooks of India, and just this year our school is affiliated with the CBSE, so we are fully in full swing of CBSE system, following all the textbooks of CBSE. अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बलिया से है, जहां उभाव पुलिस टीम ने साहुनपुर में चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने भागने का प्रयास किया। खुद को पुलिस से घिरा देख संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मोहम्मद जैद उर्फ सलमान निवासी, जो कि पिपरौला का बताया जा रहा है, उसके बाएं पैर में गोली लग गई। पूछताछ में पता चला कि घायल बदमाश 11 दिसंबर को मोहम्मद फुजैल अहमद 3 वर्ष के अपहरण की घटना में शामिल था। घायल बदमाश का इलाज सदर अस्पताल बलिया में चल रहा है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अदद 0.315 बोर तमंचा, एक अदद खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। घटना से इलाके में पुलिस की सक्रियता और सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान बढ़ गया है। पुलिस अब मामले की आगे की जांच और कार्रवाई कर रही है। अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में आज थाना उभाव के पुलिस साहुनपुर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति चलता हुआ दिखाई पड़ा। उसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। वो रुक के न करके पुलिस पर जान से मारने के नियत से फायर किया। पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में वो एक व्यक्ति घायल हुआ। घायल व्यक्ति से पूछताछ में उसने अपना नाम मोहम्मद जैद उर्फ सलमान, जो एकसार थाना उभाव का रहने वाला है, उसके द्वारा बताया गया कि जो प्रारंभिक पूछताछ में प्रकाश में आया कि 11 दिसंबर 2025 को फुजैल, जिसकी उम्र करीब 3 वर्ष थी, इस बच्चे का अपहरण कर इटियोस गाड़ी में लेके चला गया था। अभी प्रारंभिक जो जानकारी प्रकाश में आई है कि इसके द्वारा बच्चे को कहीं अन्यत्र जाके बेच देने का प्रयास किया गया है। इस घटना में बच्चे को सकुशल बरामद किया गया है। साथ ही साथ घायल को तत्काल मेडिकल उपचार हेतु भेज दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जालौन से है, जहां कालपी तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े दर्जनों किसान अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। किसानों ने रात के अंधेरे में टेंट लगाकर आटा दाल के साथ धरना शुरू किया। धरना दैवीय आपदा से नष्ट हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किया जा रहा है। आपको बता दें, बिजली विभाग पर पूरे दिन में मात्र 3 घंटे आपूर्ति और लो वोल्टेज देने का आरोप लगाया गया। किसानों ने जमीन बंटवारे के मामले में लेखपालों पर हिस्से की हेराफेरी का भी आरोप लगाया है। धरने का नेतृत्व तहसील अध्यक्ष भाकियू अजय पाल सिंह कर रहे हैं। मांगे हमारी ये है कि यहाँ पर जो दबी आपदा आई पिछले कुछ महीने से जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको, जैसे हथनौरा, कई ऐसे गांव हैं जहां पर उनको मुआवजा नहीं दिया गया है और पूर्णतः हमारी फसलें बेमौसम बरसात से नष्ट हो चुकी हैं, जिसका हमारा फसल बीमा प्रीमियम बैंकों से काटा गया है, लेकिन किसानों को अभी तक बीमा की राशि नहीं भेजी गई है खातों में। और दूसरा ये है कि बिजली विभाग की उदासीनता, ये लापरवाह अधिकारी बहुत लो वोल्टेज दे रहे हैं, जिसमें पूरे दिन में 1 बीघा खेत भरा जाता है
और जबकि 10 घंटे योगी जी ने कहा है कम से कम 10 घंटे देंगे, हमको 2-3 घंटे दी, फिर चली जाती फिर आती है, तो 1 बीघा भी नहीं भर पाता, हम लोग परेशान हैं। और मेन पॉइंट जो आज है, हम लोग तहसील में आए हैं, हम 4 भाइयों में किसी 1/4 जिसका हिस्सा उसका 1/8 कर दिया है, किसी का 1/2 कर दिया है, जबकि 1/4 होना चाहिए। उसके लिए किसान पूरा भटक रहा है। उसके नाम पर लेखपाल भी जो है अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारा किसान पूरी तरह से इस तरह परेशान है। तमाम ऐसे हैं मुद्दे हैं, कई बिंदु पर जो हमने ज्ञापन देना है या हम मांग कर रहे हैं, ये हमारी मांगे हैं यहाँ पर। इसलिए हम यहाँ पर आज पूरा किसानों ने, हमारे तहसील कालपी के किसानों ने मूड बनाया है कि अगर हमारी ये जायज़ मांगें जो पूरी नहीं हुई तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने के लिए मूड बना के आए। इसलिए आज आटा दाल लेके हर किसान यहाँ पर आया है, कदौरा और महिवा का, जो यहाँ पर डेरा डाले हुए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जौनपुर से है, जहां रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, यहां एक कलयुगी बेटे ने पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में अपने ही बुजुर्ग माँ बाप की बेरहमी से हत्या कर दी और दोनों के शवों को घर से कुछ दूरी पर गोमती नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही पर शवों की बरामदगी कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, ये सनसनीखेज मामला जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इकलौते बेटे अम्बेश कुमार ने पारिवारिक विवाद और पैसे को लेकर हुए झगड़े में अपने माता पिता के सिर पर सिलबट्टे से वार कर उनकी हत्या कर दी। वारदात को छुपाने के लिए आरोपी ने दोनों शवों को बोरे में भरकर कार में रखा और गोमती नदी में फेंक दिया। ये घटना 8 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। थाना जफराबाद के अंतर्गत एक महिला जिनका नाम वंदना देवी है, उनके द्वारा एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई। उनके द्वारा बताया गया कि उनके पिता जिनका नाम श्याम बहादुर और माता जिनका नाम बबीता देवी है, वह 8 दिसंबर 2025 से लापता है और उनके भाई जिनका नाम अम्बेश कुमार है, जो कि अपने माता पिता को ढूंढने निकले थे, वह 12 दिसंबर 2025 से घर वापस नहीं लौटे हैं। तत्काल पुलिस द्वारा 3 टीमें का गठन किया गया, जिनका उद्देश्य था कि तीनों को बरामद किया जाए। जौनपुर में कलयुगी बेटे ने अपनी मां बाप की हत्या कर शव गोमती नदी में फेंककर मौके से फरार हो गया। जब मृतक की बेटी ने पूरे मामले को लेकर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो आरोपी बेटे का नाम सामने आया। वहीं पुलिस के जांच में पता चला कि आरोपी बेटे ने पैसे व जमीन के लालच के चलते अपनी माँ बाप का सिलबट्टे से कूच कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद 4 व्हीलर वाहन पर शव को लाद कर गोमती नदी में फेंक दिया। वहीं घटना को लेकर बेटे ने पूरी कबूलनामा पुलिस के सामने बताया। उसके बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर शव की बरामदगी की तलाश में जुट गई है। पूरा मामला जफराबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस डबल मर्डर की खबर मिलते ही जिले में हड़कंप मच गया है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। घटना 5 दिन पहले आरोपी बेटे ने माता पिता की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया था, जिसके बाद जांच में पता चला कि बेटा ही हत्या का दोषी है। हत्या के बाद आरोपी ने माता पिता के शव को गोमती नदी में फेंक दिया था। पुलिस आरोपी के निशानदेही पर दोनों शव को बरामद करने में जुटी हुई है। जौनपुर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बस्ती से है, जहां वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र के गणेशपुर चौकी के अंतर्गत पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नकली पनीर का मामला उजागर किया है। पुलिस ने संदिग्ध वाहन को रोककर फूड विभाग को सूचित किया। आपको बता दें, सूचना पाकर फूड विभाग की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और पनीर की जांच के बाद पुष्टि हुई कि ये नकली है। टीम ने कुल 2 क्विंटल नकली पनीर जब्त कर लिए हैं और वाहन को सीज करके आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। इस मामले में गणेशपुर चौकी इंचार्ज सचिंद्र कुमार की तत्परता की सराहना की जा रही है। पुलिस विभाग ने कहा कि नकली पनीर की बरामदगी से फूड विभाग के जिम्मेदारों पर कई सवाल उठ रहे हैं और पुलिस ने उनका हिसाब किताब कर रही है। ये कार्रवाई जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस मामले में आगे की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मुरादाबाद से है, जहां कुंदरकी थाना इलाके के नानपुर गांव में एक मामूली विवाद जो है वो हिंसक झड़प में बदल गया। आपको बता दें कि शनलाल की बकरी का बच्चा गलती से पड़ोसी गौरव के घर चला गया, जिससे नाराज होकर गौरव ने बेजुबान जानवर पर डंडे से हमला किया और उसकी दोनों टांगे तोड़ दी। जब किशनलाल, उनकी पत्नी प्रीति और मां दुर्गावती घटना का विरोध करने पहुंचे तो युवकों ने पीड़ित परिवार पर हमला बोल दिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट के दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिससे आसपास के लोग भी डर गए। पुलिस को सूचना मिलते ही कुंदरकी थाना की टीम हरकत में आई और एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत संकलित करना शुरू कर दिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को तलाश कर रही है। एसपी ने कहा कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना दिखाती है कि छोटी सी बात पर हिंसा किस हद तक बढ़ सकती है और कानून व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है। ये देखिए, ये थाना कुंदरकी के नानपुर गांव में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 पक्षों में घासुनी व मारपीट हो गई तथा एक पक्ष में जिसकी बकरी है उसको भी जो है मारपीट करके उसकी टांगे भी तोड़ी गई हैं। फिलहाल इसमें हमने जो पीड़ित पक्ष है उससे एक तहरीर प्राप्त कर ली है। 5 नामजद लोगों के खिलाफ में ये तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें FIR रजिस्टर कर ली गई है। जांच करवाई जा रही है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी उसके अंदर। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बिजनौर से है, जहां कस्बा बान में शादी वाले घर में अचानक आग लग गई, जिससे देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कुछ ही देर में पूरे घर को अपने चपेट में ले लिया। आग की लपटों ने घर में रखे दोनों भाइयों को दहेज में मिले सामान को पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग ने बताया कि आग की शुरुआत संभवतः बिजली के शॉर्ट सर्किट या किसी चिंगारी से हुई हो सकती है, लेकिन सटीक कारण की जांच अभी भी की जा रही है। घटना के समय घर में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, इसलिए जनहानि से बचा जा सका। हालांकि दहेज का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित परिवार को राहत और सहयोग प्रदान करने की बात कह रही है। हमें जो है यहाँ से टेलीफोन द्वारा सूचना दी गई मोबाइल से कि एक मकान में आग लगी है। जो मकान जो था बंद था, वो बॉम्बे में रहते थे और इसमें जो थी लाइन भी कटी बता रहे हैं। अब ये जो है यहाँ शादी का माहौल था, तो इसी उसमें जो है अब आग कैसे लगी इस बात का कारण कोई मालूम नहीं हो रहा। कितना नुकसान है, क्या क्या जल गए, खाक हुआ है? नुकसान तो यह है कि 2 कमरों में कुछ सामान बचा है, लेकिन बाहर का बाकी सामान उनका काफी जल गया है। ये सामान जला है, शादी का सामान था? शादी का सामान बताया लोगों ने, कल आया सामान कल आया। हाँ, लोगों ने शादी का ही सामान बताया, जो शादी का सामान बन गया था। कितनी टीम आपकी यहाँ रेस्क्यू करने के लिए पहुंची, कैसे रेस्क्यू किया? हमारी जो है फायर टेंडर 2 फायर टेंडर आए हैं। एक जो है हमारा छोटा वाला टैंकर यहाँ पहुंचा है। काफी दूर गली में जो आग लगी थी, जो बड़ी मुश्किल से छोटी गाड़ी पहुंच पाई है। समर सेविल से पानी लेकर लगातार पंपिंग करके आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पीलीभीत से है, जहां ठंड ने जोरदार दस्तक दे दी है। आपको बता दें, जिले में कोहरे के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। उत्तराखंड से सटे होने के कारण पूर्णागिरी के पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं से ठंड और बढ़ने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। आपको बता दें, तराई क्षेत्र होने के चलते यहाँ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमसी गई है और विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो गई है। शारदा नदी किनारे बसे गांव में ठिठुरन ज्यादा महसूस की जा रही है। वहीं ठंड और कोहरे का फायदा उठाकर बाघ जो है वो गन्ने के खेतों में छिपकर किसानों पर हमले कर रहे हैं। ठंड और कोहरे से आम जनजीवन जो है वो बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। जैसे कि आप जानते हैं, ठंडों का मौसम चालू हो चुका है। पीलीभीत की अगर बात करें, पीलीभीत में घने कोहरे और शीतलहर जैसी हवाएं चलने लगी हैं। पीलीभीत एक तराई क्षेत्र होने की वजह से अधिक ठंड पड़ती रहती है, क्योंकि यहाँ शारदा नदी का किनारा है। शारदा नदी से ठंडी हवा और निकल के आती है पानी के साथ में मिलकर, और जिसके बाद में जो शारदा नदी के किनारे बसे गाँव में उनमें भी ठंडी की दस्तक अधिक पहुँच चुकी है, क्योंकि पीलीभीत एक पहाड़ी उत्तराखंड से सटा हुआ जिला है और पूर्णागिरी जो पहाड़ है उससे ठंडी हवाएं
चलती आ रही हैं और जिसकी वजह से पीलीभीत में अधिक ठंड बढ़ती चली जा रही है। अगर वही बात करें नगर पालिका नगर पंचायतों की, तो उनके द्वारा जो अलाव की व्यवस्था की जा रही है, बराबर रैन बसेरों की भी तैयारी कर दी गई है। अधिकतर फायदा ठंडी में पीलीभीत में अगर उठा रहे हैं तो बाघों की अगर बात करें तो बाघ गन्ने में छिपकर किसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। किसान मजबूरन होकर के गन्ने में डीजे लगा करके गन्ना की छिलाई कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन बाघों के हमले बराबर देखने को मिलते रहते हैं, क्योंकि ठंडी की वजह से बाघ जो है गन्ने में छिप जाते हैं। अगर वहीं बात करें तो वाहनों की रफ्तार भी धीमी दिख रही है, क्योंकि ठंडी की वजह से जो वाहन है सड़कों पे धीमे चल रहे हैं, लाइटें जला रही है, पार्किंग लाइट जलाते हुए नजर आ रहे हैं। कोहरा बहुत ही विकट गिर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है और वाहनों की रफ्तार थमती नजर आ रही है। फिलहाल देखते रहे इंडिया वॉइस, अमित पाल कैमरा। मौसम चालू हो चुका है। तो कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तराई क्षेत्र में पीलीभीत होने की वजह से वहां ठंडी हवाएं चल रही हैं। आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो शून्य हो चुकी है। तो पीलीभीत का ये पूरा मामला है, जहाँ ठंड की शुरुआत होते ही लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीलीभीत में ठंड का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चल रही है। तराई क्षेत्र होने की वजह से वहां ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं, जिससे आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल शून्य हो चुकी है। आवाजाही थमसी गई है। गाड़ियों की रफ्तार जो है वो काफ़ी कम हो गई है। तो पीलीभीत में ठंड का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, तराई क्षेत्र होने की वजह से और उत्तराखंड से सटे होने की वजह से वाली ठंडी हवाओं का असर भी पीलीभीत में जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कोहरे के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन के प्रखर नेता रामविलास वेदांती का पार्थिव शरीर आज प्रतापगढ़ पहुंचेगा, जहां जिले भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। जगह जगह उनके स्वागत और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके बाद पार्थिव शरीर को मध्य प्रदेश से होते हुए अयोध्या ले जाया जा रहा है, जहां सरयू नदी में उन्हें जल समाधि दी जाएगी। राम मंदिर आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही और इस दौरान वेदांती ने करीब 25 बार गिरफ्तारी भी दी थी। वर्ष 1998 में वो प्रतापगढ़ से सांसद चुने गए थे। तो आपको बता दें, विलास वेदांती का पार्थिव शरीर प्रतापगढ़ पहुंचा है। समर्थकों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। आगे डाल दो, दो लरी आगे कर दो, दो लरी आगे कर दो। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर कानपुर देहात से है, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, ब्राजील देश की एक महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि विदेशी महिला 2 अन्य विदेशी यात्रियों के साथ मथुरा से पश्चिम बंगाल टैक्सी से यात्रा कर रही थी। रास्ते में कुंभी पेट्रोल पंप पर टैक्सी फ्यूल लेने के लिए रुकी, तभी अचानक महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसे हार्ट अटैक आ गया। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना विदेश में परिजनों को दे दी गई है। एम्बेसी को जानकारी मिलते ही प्रशासन जो है वो अलर्ट हो गया और मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। पुलिस कई बिंदुओं पर गहन जांच कर रही है। यह मामला कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक महिला सेल्विया रेजिना, जिसकी उम्र लगभग 62 वर्ष है, वो मथुरा वृंदावन से वेस्ट बंगाल की तरफ प्रस्थान कर रही थी वाया कैब। उनके साथ 2 अन्य लोग भी थे, एक पुरुष और एक महिला, जो कि ब्राजीलियन और रशियन हैं। जब ये लोग यहाँ कुंभी स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर रीफिलिंग के लिए रुके हैं, तभी पुलिस द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ महिला कोलैप्स हो गई है।
उन्हें जब उपचार के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें बहुत डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। इस संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और होम डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन किया जा रहा है। जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर कानपुर देहात से है, जहां रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत उसरी गांव से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, एक महिला के साथ सरेहा बर्बरता करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहा है कि महिला पर लात, घूंसे और जूतों से जमकर हमला किया जा रहा है। वायरल फुटेज में यह भी दिखाई दे रहा है कि महिला को सड़क पर घसीट कर पीटा गया और पिटाई के दौरान वो अर्धनग्न हो गई है। घटना के दौरान वहां मौजूद लोग तमाशा देखते रहे और कुछ ने वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पीड़ित महिला को तत्काल सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान जुटाने शुरू कर दिए हैं। अधिकारी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर मेरठ से है, जहां बागपत मार्ग के हिंडन नदी पुल के पास मंगलवार यानी आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने पर कार जो है वो पुल से नीचे गिर गई। हादसे में हेड कांस्टेबल राहुल कुमार और अजहरुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार पुल के पिलर से टकराई और वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कांस्टेबल कौशल कुमार शर्मा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया है। इसके अलावा 2 अन्य घायलों का भी इलाज मेरठ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मची है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में कोहरे के कारण हादसे का मुख्य वजह बताया जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर ग्वालियर से है, जहां 101वें तानसेन संगीत समारोह का भव्य आगाज हुआ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली समारोह का शुभारंभ किया। बता दें, 15 से 19 दिसंबर 2025 तक सुरों का ये महापर्व चलेगा। इस दौरान देश भर के दिग्गज कलाकार इसमें शामिल होंगे। तो ग्वालियर में संगीत साधना का ये महासंगम की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। सीएम ने वर्चुअली इस समारोह का शुभारंभ किया। तो देश विदेश के कई कलाकार जो है संगीत, खास करके शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुष तानसेन, जिनका नाम ही पर्याप्त है, उनके राग, उनकी तान, उनके आलाप कालजयी हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन अगर तान लगाए तो सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उनकी कालीन तोमर शासकों, रीवा के बघेल शासकों को वो एक तरह से अलग प्रकार की एक युग में ले गए। एक समय वो भी था जब उनकी ख्याति अकबर के दरबार तक पहुंची और वहां के वो नवरत्नों में शामिल किए गए। ग्वालियर में महाराज सिंधिया जी के जमाने से ये दरबार कलाकारों को सदैव आदर सत्कार देता आया है और उसी सिलसिले में हमारी सरकार ने भी इस परंपरा को बनाए रखा है। यद्यपि वैदिक काल से संगीत हमारे जीवन का हिस्सा है और सामवेद इसके साक्षी है, लेकिन आज तो ग्वालियर, मेहर, सोनिया घराने की इसकी परंपरा पे बात करने की आवश्यकता है, जिसमें भी ग्वालियर घराना सबसे पुराना है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस समूचे आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई कि सच में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभ्युदय हो रहा है और ये सांस्कृतिक अभ्युदय की परंपरा है। खास करके हम दुनिया को देखें तो दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सने सने दुनिया के अंदर एक अद्वितीय छाप छोड़ता जा रहा है। ऐसे में जब हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं तो कला संस्कृति की तरफ भी हमारी उतनी ही उस आदर के साथ वो भावना भी है और उसी प्रकार से हम बढ़ भी रहे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई। अब सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां सीएम धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। आज
और जिनके में आज हम सब यहाँ पर आते हैं, जिनके निमित्त हम सब यहाँ पर आते हैं, जिन्होंने वीर अपना सर्वोच्च बलिदान देश की रक्षा, देश की आन शान के लिए किया, देश की रक्षा, देश की आन ऐसे सैनिकों के हमारे ऐसे वीरों के हमारे वीर माताएं, ऐसे हमारे वीरों के परिजन वीर माताएं, हमारे उनके सभी परिजन नारियां। तो देहरादून पहुंचे हुए हैं सीएम धामी, जहां उन्होंने विजय दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने शहीदों को सम्मानित किया। सैनिक और पुलिस अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। तो आपको बता दें, देहरादून में सीएम धामी ने शहीदों को आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं आप सभी को आज का ये दिन हम सब के लिए बहुत गौरव का दिन है, जिसमें इतने हजारों हजार की संख्या में मौजूद रहे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।